हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज लेके आए हैं जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा पैसेज का ट्रांसलेशन समझने के बाद आपको इस पूरे पैसेज को खुद से ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि हमें ऐसे पैसेज दे दिए जाते हैं हिंदी के जिसमें कुछ एकदम शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया होता है, एकदम प्योर हिंदी वर्ड्स का यूज़ किया गया होता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। जब हम हिंदी वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे तो हम उसकी अंग्रेज़ी कहाँ से बनाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक ऐसा पैसेज लेके आए हैं जिसमें आपको कई ऐसे शुद्ध हिंदी वाले वर्ड्स मिल जाएंगे जिसे समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है कि कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है। कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है। अब इसमें देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया वन वीथी। वन वीथी का क्या मतलब है? वन जंगल को कहते हैं और वीथी का मतलब रास्ता है, जंगल का रास्ता। कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है का मतलब है कितना सुंदर और शीतल यानी कि ठंडा वन वीथी जंगल का रास्ता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर कितना कितनी कितने से स्टार्ट होते हैं तो आपको पता है कि इसको हम हाउ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाउ आना चाहिए। कितना के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हाउ का यूज़ कर देंगे। अब कितनी सुंदर यानी कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। और शीतल, शीतल के लिए हम कूल का यूज कर सकते हैं, एंड कूल। हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल, कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें है वन वीथी, बात हो रही है इसमें वन वीथी की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा होगा द फॉरेस्ट ट्रैक। वन वीथी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फॉरेस्ट ट्रैक। अब है के लिए सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे इज का यूज करना होगा। आपको पता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल द फॉरेस्ट ट्रैक इज। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है कि इसी निर्जनता में शरद या बसंत के दिनों में परियां जलकेल के लिए आती है। तो इसी निर्जनता में, निर्जनता किसको कहते हैं फ्रेंड्स? निर का मतलब बिना और जन का मतलब लोग होता है, अर्थात जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, अर्थात जो अनपॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे अधिक लोग नहीं रहते हैं, एकदम शांत इलाका रहता है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो इसी निर्जनता, निर्जनता का मतलब अनपॉपुलेटेड एरिया से है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। शरद का मतलब क्या होता है? पतझड़ का जो मौसम होता है उसको शरद ऋतु कहते हैं। और बसंत तो आप जानते हैं स्प्रिंग सीजन जो होता है। तो इसी निर्जनता में शरद या बसंत के दिनों में परियां जलकेल के लिए आती हैं। जलकेल के लिए आती हैं। जलकेल का क्या मतलब फ्रेंड्स? तो पानी में आराम करने को हम जलकेल कहते हैं, या फिर पानी के साथ खेलना भी हम कह सकते हैं, प्लेइंग विद वाटर, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसी निर्जनता में, इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द अनपॉपुलेटेड एरिया, या वह निर्जन स्थान है जहाँ परियां जलकेल के लिए आती हैं। या फिर हम सीधे इसमें इन लगा के हम इसको लिख सकते हैं कि इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया। अगर आप इसको एक सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया, इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया, इसी को हम इस मान लेते हैं कि इस निर्जनता में शरद या बसंत के दिनों में परियां जलखेल के लिए आती हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं कि इस निर्जनता में या इसी निर्जनता में, इसके लिए इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया। अब इसके बाद परियां जलखेल के लिए आती है। तो परियां आती हैं यानी कि फेरीज कम। परियां के लिए हम फेरीज लिखते हैं, फेरीज कम, परियां आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था और फेरीज यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब कम का यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आती है, किस लिए आती हैं? जलकेल के लिए। तो के लिए यहाँ पे हम फॉर का यूज कर सकते हैं। और अगर हम जलकेल की मीनिंग हमें नहीं पता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता है, बट अगर हम उसका हिंदी वाला सेंस समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कोई वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जलकेल की अंग्रेज़ी नहीं पता है कि इसकी अंग्रेज़ी फ्रोलिकिंग होती है, तो
फॉर प्लेइंग विद वाटर, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फेरीज कम फॉर प्लेइंग विद वाटर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग लिखना चाहते हैं तो जलखेल की अंग्रेजी होती है फ्रोलिकिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर फ्रोलिकिंग, यानी कि जलखेल के लिए। तो इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया, अर्थात इसी निर्जन स्थान में, इसी निर्जनता में, फेरीज कम, परियां आती हैं फॉर फ्रोलिकिंग, अर्थात जलखेल के लिए। अब कब आती हैं? शरद या बसंत के दिनों में। तो के दिनों में का मतलब है बसंत या शरद के दौरान। तो के दौरान के लिए यहाँ पे हम ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग। और बसंत, शरद का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, और पतझड़ की अंग्रेजी होती है ऑटम, ड्यूरिंग ऑटम। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड्स, ये ऑटम होता है, ऑटम। और इसमें एन जो है ये साइलेंट होता है। किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में एम एन आ जाते हैं तो ये लास्ट वाला जो लेटर है एन, ये साइलेंट हो जाता है, इसको हम ऑटम पढ़ते हैं। तो फॉर फ्रोलिकिंग ड्यूरिंग ऑटम, अर्थात शरद के मौसम यानी कि पतझड़ के मौसम या बसंत के मौसम में। और या के लिए हम और का यूज कर सकते हैं, और स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन। तो ये सेंटेंस हमारा था कि इसी निर्जनता में, तो इसी निर्जनता में के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि इन दिस अनपॉपुलेटेड एरिया। अब परियां आती हैं, फेयरीज कम, परियां आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। किस लिए आती है? जलखेल के लिए, फॉर फ्रोलिकिंग, या फिर हम कर सकते थे कि फॉर प्लेइंग विद वाटर। और इसके बाद यहाँ पे है, और कब आती थी? शरद या बसंत के दिनों में के लिए हमने यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग ऑटम और स्प्रिंग सीजन। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि जंगल के खूब घने इलाके में, जंगल के खूब घने इलाके में, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन द वेरी डेंस एरिया, वेरी डेंस एरिया, या फिर सीधे डेंस एरिया लिख सकते हैं। इन द डेंस एरिया, इन द डेंस एरिया, जंगल के, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, यहाँ पे के लिए ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ द फॉरेस्ट। पहाड़ी झरने से जल निकल रहा है। तो सबसे पहले जल निकल रहा है, यानी कि वाटर इज, वाटर इज। अब जल निकल रहा है, यहां पे निकलना के लिए हम इमर्ज का यूज कर सकते हैं, वाटर इज इमर्जिंग, वाटर इज इमर्जिंग, जल निकल रहा है। अब कहां से निकल रहा है? पहाड़ी झरने से। तो से के लिए यहां पे हमें फ्रॉम का यूज करना होगा, फ्रॉम, फ्रॉम द हिली, पहाड़ी की अंग्रेजी यहाँ पे हिली हम लिख सकते हैं, फ्रॉम द हिली। और झरने के लिए इसमें स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द हिली स्ट्रीम, स्ट्रीम। तो ये सेंटेंस हमारा था कि जंगल के खूब घने इलाके में, अर्थात इन द डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, अब जल निकल रहा है, वाटर इज इमर्जिंग, जल निकल रहा है। वाटर हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो वाटर इज इमर्जिंग, जल निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? पहाड़ी झरने से, यानी कि फ्रॉम द हिल स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे झरना कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके आगे के सेंटेंसेस। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है कि कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। अब क्या हो रहा है कुछ दूरी पर? कलकल निनादिनी, कलकल निनादिनी का मतलब क्या है? कलकल ध्वनि उत्पन्न करती हुई, कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती हुई स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी बह रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक पहाड़ी नदी बह रही है, स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी बह रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक पहाड़ी नदी। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे अ हिली रिवर, एक पहाड़ी नदी की अंग्रेजी लिख सकते हैं अ हिली रिवर। अब स्वच्छ जल की, इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑफ क्लियर वाटर, ऑफ क्लियर वाटर, अ हिली रिवर ऑफ क्लियर वाटर, अर्थात स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी बह रही है। ये एक पहाड़ी नदी सिंगुलर है और लास्ट में रही है आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, और ये सिंगुलर है इसलिए इसमें हमें इज का यूज करना होगा। बह रही है, बहना की अंग्रेजी फ्लो, तो फ्लोइंग,
क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो एट सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पर, अ हिली रिवर ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी, इज फ्लोइंग बह रही है। अब बचा क्या इसमें, कलकल निनादिनी, अर्थात कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती हुई। तो क्या करती हुई, इसको हम यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल लिख सकते हैं, कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती हुई। यहाँ पे हम मर्मरिंग का यूज कर सकते हैं कलकल ध्वनि के लिए, या फिर हम यहाँ पे गर्गलिंग का यूज कर सकते हैं, गर्गलिंग साउंड जो होता है, गर्गलिंग। तो गर्गलिंग यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, अर्थात एज अ पार्टिसिपल इसका यूज किया गया है कि गर्गलिंग करती हुई एक स्वच्छ जल की पहाड़ी नदी बह रही है एट सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी पर। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया कि नदी पार कर कुछ दूर जाने पर, अर्थात नदी पार करने के बाद कुछ दूर जाने पर, नदी पार करने के बाद और कुछ दूर जाने के बाद बड़ा सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। सुरम्य दृश्य का मतलब बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिल रहा है। तो नदी पार कर का मतलब है नदी पार करने के बाद, इसलिए यहां पे हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करने के बाद और कुछ दूर जाने पर, तो यहां पे हम एंड लगा के इसको ऐड कर सकते हैं। एंड वॉकिंग, एंड वॉकिंग जाने पर का मतलब पैदल जाने से, इसका मतलब है पैदल चलने से। एंड वॉकिंग कुछ दूरी पर, कुछ दूर पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सम डिस्टेंस। एंड वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस, और कुछ दूर चलने के बाद, नदी पार कर कुछ दूर चलने के बाद बड़ा सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सुरम्य दृश्य का मतलब है बहुत ही आकर्षक दृश्य। तो बहुत ही आकर्षक दृश्य की अंग्रेजी में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अ वेरी अट्रैक्टिव, अ वेरी अट्रैक्टिव, और दृश्य की अंग्रेजी क्या होती है, सीन। अ वेरी अट्रैक्टिव सीन, एक बड़ा ही आकर्षक दृश्य, अ वेरी अट्रैक्टिव सीन। अब देखने को मिल रहा है का मतलब क्या है, दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, इसके लिए या तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं इज विजिबल, इज विजिबल, देखने को मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं इज विजिबल। या फिर हम इसको हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं कि कैन बी सीन, अ वेरी अट्रैक्टिव सीन कैन बी सीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर सीधे यहाँ पे इज विजिबल कर देंगे, तब भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि अभी ना संध्या है न रजनी। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे एकदम प्योर हिंदी वर्ड्स का यूज किया गया है कि अभी ना संध्या है, संध्या का मतलब अभी ना तो शाम का समय है, न रजनी, रजनी का मतलब रात का समय होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब अभी ना शाम हुआ है और ना ही रात है, अभी ना संध्या है न रजनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ना संध्या है ना रजनी, दो बार ना आया हुआ है, तो इसमें हम नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं। और इसमें एक टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें इट से स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस का कि इट इज़ नीदर, इसमें हमें इट इज़ का यूज करना होगा, इट इज़ नीदर। और संध्या के लिए इवनिंग का यूज करेंगे, इट इज़ नीदर इवनिंग, इट इज़ नीदर इवनिंग नॉर नाइट, और ना तो रजनी, नॉर का मतलब हो गया ना तो, और रजनी का मतलब रात से है, तो यहाँ पे हम नाइट लिख सकते हैं। इट इज़ नीदर इवनिंग नॉर नाइट, या ना तो संध्या है और ना ही रजनी। और अभी का मतलब इस समय, इस समय के लिए सीधे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम। या फिर हम नाउ का भी यूज कर सकते थे, इट इज़ नीदर इवनिंग नॉर नाइट एट दिस टाइम, अर्थात अभी ना तो संध्या है ना तो रजनी, ना शाम है ना तो रात है। अब इसके बाद है फ्रेंड्स कि इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय है, इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय है। दोपहरी का मतलब नून से है, और क्या अवर्णनीय है, अवर्णनीय का मतलब क्या, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य, सौंदर्य के लिए यहाँ पे हम ब्यूटी का यूज कर सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ, और किसका, इस सुनसान दोपहरी का के लिए ऑफ का यूज किया गया। अब इस सुनसान दोपहरी यानी कि दिस, और सुनसान के लिए डिसोलेट का यूज हम करते हैं, दिस डिसोलेट
या फिर हम सुनसान के लिए यहाँ पे साइलेंट का भी यूज कर सकते हैं या फिर काम का यूज कर सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ दिस डिसोलेट, अर्थात इस सुनसान दोपहरी नून, द ब्यूटी ऑफ दिस डिसोलेट नून, अर्थात इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य, इसको हमने पीछे से ट्रांसलेट किया है, इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सौंदर्य की अंग्रेजी लिखी है द ब्यूटी, फिर का की अंग्रेजी लिखा गया ऑफ, फिर इस सुनसान दोपहरी की अंग्रेजी दिस डिसोलेट नून, द ब्यूटी ऑफ दिस डिसोलेट नून। और इसके बाद है कि अवर्णनीय है, अर्थात डिस्क्रिप्शन के भी परे है, यानी कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। अवर्णनीय के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इज बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के परे होता है, इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि अवर्णनीय है, अवर्णनीय के लिए हम यूज करेंगे बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो द ब्यूटी ऑफ दिस डिसोलेट नून इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, अर्थात इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम इसके आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित, आच्छादित का मतलब से ढका हुआ, फूलों और वनस्पतियों से ढका हुआ सुंदर पहाड़ मनोहारी लग रही है। मनोहारी का मतलब मन को मोह लेने वाली लग रही है। तो क्या मनोहारी लग रही है? सुंदर पहाड़। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। अब फूलों यानी कि पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित, आच्छादित का मतलब ढकी हुई, तो इसके लिए हम यहाँ पे कवर्ड का यूज कर सकते हैं। कवर्ड विद, कवर्ड विद फूलों के लिए फ्लावर्स, कवर्ड विद फ्लावर्स, और वनस्पतियों से एंड, वनस्पतियों की अंग्रेजी वेजिटेशन। तो द ब्यूटीफुल माउंटेन्स कवर्ड विद फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, अर्थात पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर पहाड़। अब लग रही है, लग रही का मतलब दिख रही है, दिखाई दे रही है। तो लगना की अंग्रेजी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि लगना के लिए हम कई वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ फील हो रहा है तो वहाँ भी हम लगना कहते हैं। जैसे कहना हो कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो लग रही है अर्थात फील हो रही है, तो यहाँ पे हम लगना के लिए फील का यूज़ करेंगे। और जैसे कहना हो कि वह बहुत हैंडसम लग रहा है, अर्थात देखने में हैंडसम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लगना के लिए लुक का यूज़ करेंगे। अब जैसे कहना हो कि यह आम बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये खाने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट में अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे लगना के लिए टेस्ट का यूज़ करेंगे। उस तरह से यहाँ पे मनोहारी लग रही है अर्थात देखने में, तो लगना के लिए यहाँ पे हम लुक का यूज़ करेंगे। और इसमें माउंटेन्स प्लूरल है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म लुक का यूज़ करेंगे। और इसमें जो लुक का यूज़ करते हैं, स्मेल का यूज़ करते हैं, टेस्ट का यूज़ करते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से लिखा हुआ है। तो लुक कैसी लग रही है? मनोहारी। मनोहारी के लिए यहाँ पे हम एडोरेबल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मनमोहक लग रही है, एडोरेबल। तो द ब्यूटीफुल माउंटेन्स यानी कि सुंदर पहाड़, कवर्ड विद फ्लावर्स एंड वेजिटेशन यानी कि पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित अर्थात ढकी हुई, पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर पहाड़ लुक एडोरेबल यानी कि मनोहारी लग रहे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स इस पूरे पैसेज का लास्ट सेंटेंस है कि प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर मन विस्मय में डूब जाता है। विस्मय का मतलब आश्चर्य है, और इसमें निराले का मतलब क्या है? यूनिक होता है, यूनिक। तो प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर, देखकर आया हुआ है, तो ऑन सीइंग से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन सीइंग का मतलब देखकर, क्या देखकर? प्रकृति के इस निराले रूप को, अर्थात दिस यूनिक फॉर्म। यहाँ पे इस निराले रूप की अंग्रेजी हो जाएगी दिस यूनिक, दिस यूनिक रूप की अंग्रेजी फॉर्म होती है दिस यूनिक फॉर्म। अब किसके? प्रकृति के, ऑफ नेचर, ऑफ नेचर। ऑन सीइंग दिस यूनिक फॉर्म ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर मन विस्मय में डूब जाता है। तो मन डूब जाता है यानी कि माइंड इज, यानी कि मन जो है वो आश्चर्य से भर जाता है। तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि माइंड इज फिल्ड, भर जाता है, माइंड इज फिल्ड विद सरप्राइज या फिर वंडर। यहाँ पे कर सकते हैं विद वंडर या फिर विद सरप्राइज।
तो ये सेंटेंस हमारा था कि प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर, तो देखकर के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ऑन सीइंग, क्या देखकर, प्रकृति के इस निराले रूप को, यानी कि दिस यूनिक फॉर्म ऑफ नेचर, प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर अब मन विस्मय में डूब जाता है, माइंड इज फिल्ड विद वंडर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब ये पैसेज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपको करना क्या है, इसका जो हिंदी वाला पैसेज है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके इसे आप खुद से अब ट्रांसलेट करिए, और आप इसमें अपनी तरफ से अगर आप और किसी मेथड से इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कोई दूसरा तरीका अपना के, तो आप कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और पूरा पैसेज अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो एक एक सेंटेंस करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।